गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू OCIS PCS क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी सबकी बहुत बेहतर चल रही होगी। कल सभी लोगों को पता तो चला ही होगा कि यूपीएससी की कल रिजल्ट आ गई है ना। टॉप 4 गर्ल्स हैं, तो इस तरह से आप लोग भी तैयारी कीजिए, आप लोगों का नाम भी आए, है ना। और पढ़ाई में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चीज़ से आप जितना इस अपने इस कैरियर से, अपने इस ड्रीम से जितना प्यार करेंगे, ये आपको क्या देगा, उतना ही रिजल्ट की ओर आपको लेकर के जाएगा। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो यूपीएससी हो या एनी अदर कम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होती है, उसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आता है, मेंस में भी आता है, इवन इंटरव्यू तक आपके साथ करंट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं आज हमारे क्लास में और कौन कौन से मुद्दे हैं हमारे पास। दूसरी चीज़, आप लोगों के कमेंट्स जो आते हैं कि ये हमारे मतलब आरओ एग्ज़ाम में काम आएगा कि नहीं, आरओ में काम आएगा कि नहीं, या फिर कोई सोचते हैं कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो या बिहार एसआई की, तो याद रखिएगा कि करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी जगह आपसे पूछता है। केवल ये 2 सब्जेक्ट करंट एंड हिस्ट्री भी है जो मैं क्लास में बताती हूँ, और ये दोनों सब्जेक्ट ही मैं लेती हूँ। ओके, तो आप लोग तो एग्ज़ाम देते हैं और क्वेश्चंस देखते होंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ आपने देखा ही होगा कि यूपी में करीब करीब कितने क्वेश्चंस हैं, 30 समथिंग क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी में करंट सेक्शन से आए हैं। ओके, तो इसलिए इसमें आपको एवरीडे सब्जेक्ट को, किसी अदर सब्जेक्ट को थोड़ा सा अगर कम टाइम दें तो भी चल जाएगा, लेकिन करंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। और करंट में मेन चीज़ करंट ही नहीं, कोरिलेट करके पढ़ना तो सभी सब्जेक्ट में कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। पिछला क्या मुद्दा था उस मुद्दे को अभी आज के साथ जोड़ते हुए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं स्पेशली इन मेंस, क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं। तो आपको करना क्या है, एवरीडे करंट सेक्शन को टाइम देना है, एवरीडे। ठीक है, खाना भूल सकते हैं, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा नींद कम ले लेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप एवरीडे नहीं करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन से इश्यूज हैं हमारे पास, कौन से मुद्दे हैं, और एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज को हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मुद्दा क्या है हमारे पास, संयुक्त राज्य अमेरिका और पपुआ न्यूगिनी ने एक नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस पे? सुरक्षा समझौते पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ सबसे पहला सवाल है कि किन 2 देशों के मध्य में क्या हुआ है, सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है। सुरक्षा समझौतों पर किन 2 देशों के बीच? तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट अमेरिका। ओके, फर्स्ट क्या है, अमेरिका है, एंड उसके बाद आप ध्यान रखिएगा पापुआ न्यूगिनी ने क्या किया है, किस पे समझौता किया है, ये एक सुरक्षा समझौते पर इन लोगों ने साइन किया है। ओके, अब यहाँ ध्यान देना ये है, ये तो 3 क्वेश्चन तो आपके पास यही हो गया कि किन 2 देशों के बीच में है, या अमेरिका ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, या पापुआ न्यूगिनी ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, सुरक्षा समझौता का मतलब ये होता है कि दोनों देश क्या करेंगे, एक दूसरे की रक्षा सहयोग को बढ़ावा देंगे, है ना। तो इस समझौते में क्या किया गया है, पापुआ न्यूगिनी के दूसरे सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर दूसरा एक सबसे बड़ा शहर है लाई। ओके, पापुआ न्यूगिनी में एक दूसरा एक सबसे बड़ा शहर है लाई। तो इस लाई में छात्रों के विरोध को भड़का दिया। लाई में जो छात्र ने विरोध किया वो क्यों किया है, ठीक है, ये सिर्फ इतना जान लीजिए। एक मुद्दा जो मतलब ये आपके प्रीलिम्स में ऐसे पूछेगा नहीं, यहाँ पर साथ मैं बता दे रही हूँ कि वहाँ चीन का क्या है, ये चीन चाह रहा था कि ये इस पे क्या है, चीन काफ़ी क्लोज है पापुआ न्यूगिनी, तो वो उस जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके पड़ोसी है तो आप कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि दूर से आकर के और इंटरफेयर करे। तो चीन नहीं चाहता था कि यहाँ पर अमेरिका के साथ इसकी किसी भी प्रकार का कोई समझौता हो, और अमेरिका ने समझौता कर लिया। तो इसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स वो लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ के छात्रों को इस समझौते ने इस विरोध को क्या किया और भड़का दिया है। अब देखते हैं लाई के बारे में। लाई को क्या बोला जाता है, गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। गार्डन सिटी, लाई को क्या गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। यह पापुआ न्यू गिनी का औद्योगिक केंद्र है। यह मार्कहम नदी के डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मार्कहम नदी के डेल्टा के पास स्थित है। ये क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में आ सकता है। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ आएगा, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लाई को लेकर के, लाई क्या है, दूसरा बड़ा शहर है ये पापुआ न्यूगिनी का। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि पापुआ न्यूगिनी
के बारे में आप लोग इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स जानते होंगे। अभी रिसेंटली पापुआ न्यू गिनी का मुद्दा काफ़ी एक सप्ताह से, मतलब पिछले आप देखेंगे लास्ट वीक से ये मुद्दा चल रहा है। मोदी जी कहाँ गए हुए थे? मोदी जी 3 देश की यात्रा किए, है ना। मोदी जी 3 देश की यात्रा की है, जापान, पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया की। तो उनकी जो दूसरी यात्रा थी, उस यात्रा के क्रम में अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था कि एग्जाम में आपसे एक क्रम पूछ लेता है ना, बिल्कुल क्रम में पूछता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले ऑस्ट्रेलिया दे दे या पहले पापुआ न्यू गिनी फिर जापान दे दे, नहीं, क्रम में पूछता है। तो G7 का कहाँ पे उन्होंने किया था? जापान में किया, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ गए? पापुआ न्यू गिनी गए, ओके, पापुआ न्यू गिनी गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान जाइए, पापुआ न्यू गिनी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है इसकी? राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट, इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? पीएम कौन है? जेम्स। ये सब इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, पीएम को लेकर के पूछेगा। आप लोगों का कहना है ना कि एसआई या अदर जो कंप्यूटर, उसमें केवल इस तरह से ही पूछता है, देशों का क्रम पूछ लेगा या वहाँ के पीएम कौन है, ठीक है। तो कौन है? जेम्स मारपे, जेम्स मारपे, जेम्स मारपे, वहाँ के पीएम कौन है? जेम्स मारपे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फी पिक की बैठक इन्होंने किया था। फी पिक का फुल फॉर्म क्या है? हो सकता है यही पूछ ले, फी पिक का फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है। या फी पिक की बैठक कहाँ हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। फी पिक की बैठक कहाँ हुई थी? तो फी पिक का बैठक कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में किया गया है, ठीक है। तो फी पिक को लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, यहाँ चलिए मैं इस साइड थोड़ा और लिख दे रही हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं इस साइड कर दे रही हूँ। इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉरपोरेशन, ओके, ध्यान रखिएगा, ये है फोरम, ओके, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर ये क्या, यहाँ जो हुई है वो कौन सी हुई है? ये तीसरी बैठक थी। ये कौन से? ये फीपिक की थर्ड बैठक थी, ओके, ये थर्ड था, ये फीपिक का थर्ड, चलो मैंने 3 यहाँ लिखा है, समझ जाएगा। फीपिक का ये थर्ड बैठक था। तो अब सवाल ये बनता है कि फीपिक की, इसका मतलब थर्ड बैठक था, मतलब इससे पहले 2 बैठक हुई है, तो वो दोनों बैठक कहाँ हुई थी? फीपिक की इससे पहले जो 2 बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? ओके, फीपिक की इससे पहले 2 बैठक कहाँ हुई है? तो एक है सुवा यानी फिजी की राजधानी है सुवा, ओके, फिजी की राजधानी है। और दूसरी कहाँ हुई है? जयपुर राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान, यानी दूसरी बैठक कहाँ हुई है? भारत में हुई है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो फिजी में हुई है वो 2014 में हुई है, ये 2015 में हुई है, ओके, एंड 2023 में, यानी अभी कहाँ पे हुई है फीपिक की बैठक? पापुआ न्यू गिनी, क्लियर? पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल में हुई है, तो आपके पास पापुआ न्यू गिनी दे, या आपको पूछ लेगा पोर्ट मोरेस्बी दे देगा, ओके। चलिए, तो ये हो गई आपकी इससे रिलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो हो गया इतने सारे पॉइंट्स। हाँ, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप लोग, पूछ सकता है कि विदेश मंत्री, हालांकि चांसेस कम है, फिर भी इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट नॉट दैट मच, यू कैन स्कीप, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ओके। चलिए, यहाँ पे एंटनी, जो यहाँ के विदेश मंत्री हैं, क्योंकि इन्होंने किसने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे? विदेश मंत्री, ओके, ये विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री, ओके। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे तो पीएम है, और यहाँ पे विदेश मंत्री कौन थे? एंटनी,
एंटनी, ओके। ब्लिंकन। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, होप सो। फर्स्ट, अब यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किन दो देशों ने सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, किस देश ने, अमेरिका ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? थर्ड क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी ने किस देश के साथ सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? फोर्थ क्वेश्चन, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ के पीएम कौन है? सिक्स्थ क्वेश्चन, फिपिक, यहाँ पर जो फिपिक की बैठक हुई है, फिपिक का फुल फॉर्म क्या है? फिपिक की ये कौन सी बैठक थी? सेवेंथ क्वेश्चन। इससे पूर्व फिपिक के कौन से 2 बैठक हो चुके हैं? 8th क्वेश्चन। एंड थोड़ी सी चांसेस हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के किस मतलब अमेरिका के कौन यहाँ पर क्या किए हैं, इस बैठक में जो थे भाग लिए थे, तो कौन होगा? एंटनी ब्लिंकन थे, ओके, विदेश मंत्री। तो इस तरह से करीब 9th क्वेश्चन हो गया, तो करीब 10 क्वेश्चन केवल आपको यहाँ से मिल रहे हैं, 10 क्वेश्चन, ओके। चलिए, इतना डेली डेली करेंगे तो अपने आप लोग को करंट याद हो जाएगा, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फिर रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कमेंट में है ना कि मैं बिल्कुल बोर्ड के सामने हूं तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो आप लोग ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में स्थित होने के कारण जो रणनीतिक रूप से क्या है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यह सबसे अधिक आबादी वाला क्या है? प्रशांत द्वीप राष्ट्र है। सबसे अधिक आबादी वाला प्रशांत द्वीप राष्ट्र है। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 10 मिलियन, ओके। इसकी आबादी कितनी है? लगभग 10 मिलियन है। चलिए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट यहां से इस तरह से नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला एमपी यानी मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है? होप सो आप लोगों को भी काफी अब आइडिया हो गया होगा, है ना, कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है। सबसे पहले, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है? तो क्या होगा? वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार चला रही है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, ये किन के लिए है? जो तीर्थ दर्शन योजना है, निम्नलिखित में से किस कैटेगरी को दे देगा? हो सकता है बच्चे, वयस्क, इस तरह से एज दे दे कि 10 से 18 साल, 18 से 25 साल, कुछ ऐसा एज भी मेंशन कर सकता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किस तरह बनेगा? कितने पे सवाल बन जाएंगे? सवाल आपका यहाँ बनेगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा। किन के लिए है? तो ये बुजुर्गों, किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए है। हवाई मार्ग से क्या करेगा? किससे? हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं आपके केवल यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना वर्ष कब प्रारंभ किया गया था? यह तीर्थ दर्शन योजना कब प्रारंभ किया गया है? तीर्थ दर्शन योजना, तो यह 2012 में इसको स्टार्ट किया गया है। इस भी याद रखे रहिएगा। इस योजना में राज्य के, क्योंकि बुजुर्गों के लिए है, तो इस योजना में राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के चिन्हित तीर्थ स्थल की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है। इस योजना में क्या है? जो राज्य के वरिष्ठ हैं नागरिक, यानी सीनियर सिटीजनशिप को क्या किया जा रहा है? देश के चिन्हित कुछ ऐसे प्रमुख स्थल है ना, चिन्हित तीर्थ स्थलों को निःशुल्क, यानी बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क यात्रा है, फ्री यात्रा कराई जाती है, ओके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली, मतलब मुझे लग रहा है 2 से 4 दिन पहले की बात है, यहाँ पर कुछ और भी कुछ हुआ है, कुछ घटना इसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ और भी मुद्दे हैं जो रिसेंटली अभी हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रिसेंटली जो हुई है पीएम मित्रा पार्क, ओके। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं जैसे मध्य प्रदेश का नाम आया तो बीते सप्ताह, ओके, यानी लास्ट वीक में ही यहाँ पर और क्या हुआ था, या अगर इस तरह से सपोज मैं इस वीक में पढ़ा दी मध्य प्रदेश को, अगले वीक में मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इश्यूज आ गया, तो मैं क्या कही, जो इस सप्ताह में मैंने पढ़ाया है, सपोज जो आज मैंने बताया
अगर नेक्स्ट वीक में भी कुछ एमपी से रिलेटेड कोई मुद्दा, नया मुद्दा कुछ आता है, तो मैं इस पुराने वाले मुद्दे को भी वहाँ पर डिस्कस कर दूंगी। इस तरह से अगर फिर थर्ड वीक में भी अगर कुछ आता है, तो मैं फर्स्ट वीक में अगर मैंने क्लास लिया है एमपी के किसी मुद्दे को लेकर के, तो मैं फर्स्ट वीक का भी रिपीट करूंगी, सेकंड वीक में भी एमपी में क्या हुआ है उसे रिपीट कर दूंगी, या थर्ड वीक का भी रिपीट कर दूंगी। तो कितने टाइम्स रिपीट हो गए? इन 1 मंथ 4 टाइम्स रिपीट हो गए, इन 1 मंथ 4 टाइम्स रिपीट हो गए। एंड इट्स आप बोल सकते हैं कि ये सफिशिएंट है, नो नॉट मोर देन दैट, इससे और अधिक की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि इतना तो दिमाग है, इतना है क्योंकि ऊपर तैयारी कर रहे हैं कि अगर 4 टाइम्स आपने किसी चीज़ को सुना है और उसके बाद अगर आपको फिर भी, अगर मैं 1% कंसिडर करती हूँ कि अगर आपको याद नहीं है, तो आपको क्या होगा एट द मोमेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो एट दिस मोमेंट क्या होता है, आप क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑप्शंस देख के भी याद आ जाता है कि अच्छा कुछ ऐसा हमने पढ़ा था और कुछ ऐसा हमें मैम ने भी क्लास में बताया था, है ना। तो इस चीज़ को, दिमाग को बिल्कुल खोल, जितनी देर ही पढ़ना है, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा देर तो लेती नहीं हो, एटलीस्ट इतनी देर दिमाग को खोल करके पढ़िए, आपको डेफिनेटली ये जो करंट याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी खैर मैं बहुत ज़्यादा तो डिटेल नहीं बता सकती अपने बारे में कि मैं पहले जो क्लास कहाँ ली क्या की, बट ये जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका ये अनुभव रह चुका है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि उनमें से कुछ सिलेक्शन भी अपना ले चुके हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि बार बार ये तरीका है, इस तरह से कीजिए, आप लोगों को और फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? पीएम मित्रा, पीएम पीएम मित्रा पार्क, पीएम मित्रा पार्क, इसकी स्थापना की गई किसके सहयोग से? इस जो समझौता हुआ है इसको क्या मिला है? इसकी स्वीकृति मिल गई है। अभी ये स्थापित हुआ नहीं है, लेकिन इसको अप्रूवल मिल गया है। इस पीएम मित्रा पार्क को क्या मिला है? अप्रूवल मिल चुका है, इसे अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे शायद शो भी नहीं होता होगा ना, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ अप्रूवल, बात तो वही होगी, दिखता है कि नहीं यहाँ पर पार्क को अप्रूवल, ओके। अप्रूवल मिल गई है, तो किसने दिया इस अप्रूवल को, किसने दिया है? तो हुआ क्या है, जो एमपी की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री प्लस जो मध्य प्रदेश सरकार है, एमपी गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में एमओयू हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो पीएम मित्रा को लेकर के किसके किसके बीच में है? टेक्सटाइल मिनिस्ट्री प्लस एमपी गवर्नमेंट, ओके, एमपी गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में। अब यहाँ से एक सवाल ये बनता है कि वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? ये तो इनके बीच में एमओयू हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एमओयू। वर्तमान में कौन है टेक्सटाइल मिनिस्टर? पीयूष गोयल। कौन है टेक्सटाइल मिनिस्टर? कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल टेक्सटाइल मिनिस्टर है, ओके। चलिए, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह मित्रा पार्क जो है एमपी के कहां पर किया जा रहा है? या एमपी के धार में, ओके, एमपी के धार में, एमपी के धार में किया गया है ये, ओके, धार में। क्या है? पीएम मित्रा पार्क। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मुद्दा है। हाँ, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन के लिए, मतलब एक तो है कि ये सीनियर सिटीजनशिप के लिए है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए है, लेकिन फिर भी अब वो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जाके ले लेंगे, तो वो आवेदन करेंगे, तो उनके लिए क्या कौन कौन से यहाँ पे शर्तें रखी गई है, क्या क्या है? तो वहाँ यहाँ पे क्या इनके लिए क्या है? इनके लिए है एमपी का मूल निवासी होना चाहिए, डेफिनेटली, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देता हो, 60 वर्ष की आयु, एक कंडीशन जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशन आपके जो एमपी, क्योंकि क्या है, स्कीम एक तरह का स्कीम आप मान लें, है ना, क्योंकि एक
जो योजना चलाई जा रही है कि तीर्थ दर्शन योजना ही है ना, तो स्कीम ही आप इसे स्कीम मान लें। अब यहाँ पर से क्वेश्चन MP PCS प्लस UPSC, ये 2 स्टेट, अदर स्टेट क्या करेगा, सिंगल लाइन में पूछ के निकल जाएगा कि मुख्यमंत्री दर्शन योजना किस राज्य सरकार की है। लेकिन MP जब PCS की एग्जाम होगी तो वो इसके ऊपर जा सकता है, ठीक है, ये कंडीशंस के ऊपर कि कौन कौन से शर्तें हैं। दूसरी चीज यूपीएससी में आप देखते हैं उनका जो पैटर्न है क्या है, किसी भी योजना को पूछ लेना, तो योजना पे थोड़ा सा फोकस करके जाएगा कि क्या क्या कंडीशन है। तो MP का मूल निवासी होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो महिलाओं के मामले में 2 साल की छूट है, ओके, यानी 58 ईयर्स की अगर लेडीज हैं तो वो जा सकती हैं। 60 वर्ष क्या है, जेंट्स के लिए है। MP का मूल निवासी होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए, बस ये मूल निवासी, बहुत शॉर्ट में याद रखिएगा, आयकर दाता नहीं, 60 वर्ष की आयु, 2 साल की छूट यानी 58 ईयर्स। विकलांग नागरिक, फिजिकली हैंडिकैप्ड के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, जिनकी विकलांगता कितनी है, 60% से अधिक है, तो वो अपने सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि कितना परसेंट है उनका, तो वो भी यहाँ से जा सकते हैं। इसके साथ और क्या कंडीशन है, इसके साथ और क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। यदि पति पत्नी एक साथ यात्रा करना चाहते हैं तो पति पत्नी में से कोई एक पात्र होने पर जीवन साथी भी यात्रा पर जा सकता है। सपोज अगर हस्बैंड इस चीज के लिए एलिजिबल है तो वाइफ भी जा सकती है, चाहे उसकी उम्र 60 वर्ष से कम ही क्यों ना हो, ओके, 60 वर्ष से कम ही क्यों ना हो, फर्स्ट थिंग। अब यहाँ पर इसको MP PCS के लिए आप लोग जरूर ध्यान दे करके जाइएगा, ठीक है, 60 वर्ष से कम क्यों ना हो। और तीर्थ यात्रा के लिए समूह बनाकर, यानी होता क्या है, जनरली तीर्थ जब यात्रा करने जाते हैं तो एक ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप बनाकर आवेदन तो किया जा सकता है। समूह का मुखिया जो होगा, इस ग्रुप का जो लीडर, जो लीड करेगा, क्या करेगा, वो आवेदन वही करेगा, मुख्य आवेदक वही होगा। लेकिन ऐसा समूह जो है 25 उसमें मेंबर्स होने चाहिए, कितने, 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए, 25 व्यक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से एक युवा बाघिन को छोड़ा है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो SI एग्जाम हो गए, ठीक है, वहां पे पूछ सकता है। इवन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम PCS में भी पूछ सकता है, ठीक है, कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से रिलेवेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो आप देखिए। सबसे पहला, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन मंत्रालय को लेकर के जरूर पूछ सकता है, ठीक है, मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव ने क्या किया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ है ये, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, से एक युवा बाघिन को छोड़ा। अब से युवा बाघिन को छोड़ा तो कहाँ छोड़ा, ऐसे तो छोड़ नहीं दिया, कहाँ छोड़ा, तो क्या किया गया है, युवा बाघिन को हरिद्वार जिले के, ओके, हरिद्वार जिले के राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर रेंज में छोड़ा गया है, ओके। कहां से कहां शिफ्ट किया गया है, ये सवाल है। मंत्री कौन है, शिफ्ट कहां से कहां किया गया है, तो कॉर्बेट जो आपका नेशनल पार्क है वहां से राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया गया है, ठीक है, किसे, युवा बाघिन को शिफ्ट किया गया है। चलिए अब यहां पर सबसे पहले ये बताएं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके, स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना कब हुई है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ है, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क कब एस्टैब्लिश्ड हुआ है, 1936 में, 1936 में, ठीक है। अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, हेनली के नाम से जाना जाता था, है ना, ये हेनली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में फिर ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया है। वर्तमान में कितने नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय पार्क हैं उसकी संख्या कितनी है, नेशनल पार्क अभी कितने हैं, मैं ये क्लास में बता चुकी हूं पहले, नेशनल पार्क अभी कितने हैं, 106 क्या है, नेशनल पार्क है। रामसर साइट्स कितने हैं, रामसर साइट्स टोटल रामसर साइट कितने हैं, रामसर साइट्स कितने हैं अभी, 75 रामसर साइट्स हैं।
कितने हैं 75 रामसर साइट्स हैं। अब यहाँ पर ये पहले 104 था, अब 106 हो गया है। 105th एंड 106th वाला कौन सा है? देहिंग पुटकाई। देहिंग पुटकाई एग्जाम में पूछता है। देहिंग पटकाई नाम से क्या लग रहा है कि कहाँ होगा ये? देहिंग पटकाई और रायमोना। ओके, रायमोना, रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये दोनों? ये दोनों कहाँ हैं? नाम से क्या लग रहा है कि कहाँ होगा? नाम से क्या लग रहा है कहाँ होगा? असम, असम। ओके, ये 106 है, रायमोना 106 है और ये 105 है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये 105 है, यानी 105वां वाला कौन सा है? देहिंग पटकाई, और 106 जो क्रम में है रायमोना। ओके, रायमोना। लेकिन अगर असम की बात की जाए तो असम में ये 6th पे है। अगर असम में बात की जाए कि देहिंग पटकाई का कौन सा क्रम है तो वो 6th है, रायमोना वहाँ पे 7th है। ठीक है, लेकिन अगर असम की बात की जाए तो असम में क्या है? असम में ये इसका क्रम क्या है? 6th है, 6th है। और रायमोना का क्रम क्या है असम में? 7th है, 7th है। ठीक है, तो इसको भी एडिशनल एक ध्यान रखिएगा, बाई चांस अगर कभी पूछ ले तो वहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेशनल पार्क 106, रामसर साइट 75 हो गए। इसके साथ एक चीज़ और आप लोग लिख लें, बायोस्फीयर भी लिख ही लें। ठीक है, बायोस्फीयर भी लिख लीजिए, एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर। ये यही 3 इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर बनते हैं कि अगर पूछता है कि इसकी संख्या कितनी है, संख्या को लेकर अगर पूछ लेता है तो इन्हीं 3 से पूछता है। अगर संख्या पूछ ले नेशनल पार्क की, रामसर साइट्स की एंड बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इसकी कितनी है? 18 है। ठीक है, केवल इतना ही। चलिए, हाँ, उन्होंने कार्बेटर पार्क से युवा वागिन, चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। चलिए, हाँ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हमने वहां तो केवल जो आपका कार्बेटर पार्क है उसकी चर्चा हुई थी। अब हम लोग यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। यह एक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ क्या है? बाघ अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना जो है वो इंपॉर्टेंट है, 1983। जिम कॉर्बेट 1936, राजाजी 1983। इसका नाम राजाजी क्यों पड़ा? इसका नाम राजाजी क्यों दिया गया? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को किस नाम से जाना जाता है? राजाजी के नाम से भी जाना जाता है ना, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रखा गया? राजाजी। उत्तराखंड के 3 जिले को कवर करता है, इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड पीसीएस। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड के कितने जिलों को कवर करता है, या निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन सा होगा? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 मई को काठमांडू में महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। ओके, कब किया गया है? कब किया गया है? 22 मई को। कहाँ किया गया है? यहाँ से केवल इतना कि महिला वॉलीबॉल जो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? काठमांडू में, केवल इतना ही। ठीक है, महिला वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मुद्दा देख लेते हैं क्या है। मालडोवा की राजधानी कहाँ है? मालडोवा की राजधानी चिसिनाव। मालडोवा, इसकी ये ध्यान रखिएगा, राजधानी इसकी। ठीक है, राजधानी से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है? ऑप्शन ए आपके पास होते हैं, ऑप्शन बी होते हैं। ऑप्शन ए में देश का नाम, ऑप्शन बी में आपके पास कैपिटल का नाम होगा। बोलेगा मैच करने के लिए दे दो, तो क्या होगा? मालडोवा की राजधानी कहाँ है? चिसिनाव। यहाँ पे क्या हुआ है? यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए लोग क्या कर रहे हैं? रैली निकाल दिए हैं। ये लोग क्या, किसकी? यूरोपियन संघ की सदस्यता के लिए क्या किए हैं? एक प्रो यूरोपियन संघ रैली, मतलब उसमें जाने के लिए होता है ना कि मुझे आपकी सदस्यता मतलब ग्रहण करनी है, तो उससे उनको मनवाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक रैली ही निकाल दिया है, बस केवल इतना। तो कहाँ पे किया गया है? मालडोवा की राजधानी चिसिनाव में। किस लिए? यूरोपीय संघ की सदस्यता पाने के लिए एक रैली चलाई गई है, बस इतना ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
मालदोवा यहाँ 2030 तक यूरोपीय संघ का सदस्य राज्य बन जाएगा, ऐसा कुछ अभी बना नहीं है, अभी तो रैली ही चल रही है, देखते हैं क्या होता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं मालदोवा में कितने मिलियन की आबादी है, 2.6 मिलियन की, करीब करीब कितनी है, 2.6 मिलियन की यहाँ पर आबादी है। ठीक है, यह पूर्व में क्या था, एक पूर्व सोवियत गणराज्य ने पिछले साल यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया और जून 2022 में यूक्रेन के साथ एक उम्मीदवार देश बन गया। तो इसे भी आप स्किप कर दीजिए, ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट केवल ये है कि मालदोवा की राजधानी चिसिनाउ में ये लोग सदस्यता के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पर रैली का आयोजित किए हैं। अब यहाँ पर ये आपको करना है कि यूरोपीय संघ, ये क्या है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ अध्यक्ष कौन है, यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ का क्या है, यूरोपीय संघ में जितनी कंट्रीज आती हैं, है ना, करीब करीब इसमें कितने हैं कंट्रीज, यूरोपीय संघ में कितनी कंट्रीज है, 27 कंट्रीज है। तो इसका पार्टिकुलर कोई अध्यक्ष नहीं है, जिस देश में इसके जितने भी कंट्रीज है 27 है, जहां पर इसकी बैठक हुई वही क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता कर लेता है, वहीं के क्या करेंगे, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता कर लेंगे। यूरोपीय संघ में ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि इस यूरोपीय संघ की ना कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं हैं यूरोपीय संघ की, उसके अध्यक्ष होते हैं, ना कि यूरोपीय संघ का नहीं होता है। ओके, यूरोपीय, जैसे सपोज आप ऐसे सोचिए कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अगर कोई पूछेगा भारत का अध्यक्ष, इस तरह से ऐसे तो नहीं होगा। यूरोप क्या है, भारत राज्यों का संघ है। यहाँ पर क्या होता है, जहां जहां सपोज बिहार के, यूपी के, पंजाब के, सबके क्या है, मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा समझाने के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल उस पर चले में जाएगा कि सेम एज इट इज ऐसा नहीं है, अपने अपने सीएम है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यूरोपीय संघ में जो 27 कंट्रीज हैं, इसमें होता क्या है कि ये कंट्रीज ही इसकी जो है अध्यक्षता कर लेती है। ओके, तो इसका पार्टिकुलर, हाँ, इसके कुछ संस्थान हैं, उसके अध्यक्ष जरूर होते हैं। इसके कुछ संस्थान हैं, इसके कुछ संस्थान हैं, जैसे इसके संस्थान कौन कौन से हैं, तो हम बोल सकते हैं इसके संस्थान आप ले लीजिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूरोपीय परिषद। ओके, यूरोपीय परिषद, ये इसकी संस्थान हो गई, यूरोपीय परिषद। अब सवाल ये बनता है कि इसके अध्यक्ष बोल सकता है, ठीक है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष तो कौन है, चार्ल्स मिशेल, ठीक है। पार्टिकुलर यूरोपीय संघ का कोई अध्यक्ष नहीं है, इसके जो संस्थान हैं, जैसे यूरोपीय परिषद हो गया, यूरोपीय आयोग हो गया, ओके, तो ये सब इसके संस्थान है, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये हो गए अध्यक्ष। अब दूसरा यहाँ पे इसके साथ ही मैं दूसरा यहाँ लिख दे रही हूं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, आयोग, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है, उर्सुला वॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस के लिए प्लस आपके जो एसएससी हो गए, सीजीएल हो गए, इन सभी के लिए इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ओके, उन सभी जो एग्जाम्स होती हैं उनके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए करंट अफेयर्स में क्लास लेती हूँ, उसमें मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन करवा रही हूँ, जहाँ पे क्या क्या बन सकता है क्वेश्चन। तो ये क्लास क्या है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए होंगे, हाँ, यूरोपीय, हाँ, एक चीज यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, इसमें टोटल कितने हैं, 27 कंट्रीज हैं। और अभी कौन करेगा इसका, स्वीडन करेगा, स्वीडन, ठीक है। इस बार कौन देखेगा, स्वीडन देखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मालडोवा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। मालडोवा को देख लेते हैं। यह पूर्वी यूरोप में एक लैंडलॉक देश है, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी यूरोप में क्या है, यह एक लैंडलॉक देश है, यानी स्थल अवरुद्ध देश है ना, बीच में है, चारों तरफ से देश है, तो क्या होगा, लैंडलॉक, स्थल देश। अब यहाँ पर यह रोमानिया और यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मालडोवा को जरूर देख करके जाइएगा। एक चीज और है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट मालडोवा हो सकता है, ठीक है। इसको ना जैसे क्या करेगा कि इससे करंट में है ना ये, तो अब तो 2 दिन के बाद पेपर है, तो अभी तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
रोमानिया और यूक्रेन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मोल्डोवा की राजधानी क्या है? चिसिनाउ। और मोल्डोवा की मुद्रा क्या है? मोल्दोवन ल्यू। ओके। इसके राष्ट्रपति कौन है? माया सेंडू। और इसके प्रधानमंत्री डोरिन रिसेन। 91 में सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ और 94 में इसने अपना संविधान अपना लिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक संसदीय गणतंत्र है जिसमें राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सरकार के प्रमुख होते हैं, केवल इतना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पूछ सकता है ये। एन चंद्रशेखर को क्या किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ड ला लीजन हॉनर से सम्मानित किया गया। किससे? सेवेलियर ला लीजन हॉनर से सम्मानित किया गया है। किसे? फ्रांस का नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को क्या दिया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया गया है? एन चंद्रशेखर को। अच्छा, अब एक चीज याद ध्यान रखिएगा कि उनको दिया गया है प्राइज, ये पुरस्कार दिया गया है। तो एयर इंडिया ने एयरबस से क्या किया है? 250 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ डील की है। यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना होगा कि एयर इंडिया का एक्चुअली क्या है ना, जो स्वामित्व, ये एन चंद्रशेखर हैं कौन, किससे जुड़े हुए हैं? ये टाटा समूह से जुड़े हुए हैं। टाटा समूह से जुड़े हुए हैं एन चंद्रशेखर। तो टाटा समूह के पास क्या है? एयर इंडिया का जो स्वामित्व है, एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? एयर इंडिया का टाटा समूह के पास है। ठीक है, एयर इंडिया का। तो इन्होंने क्या किया है? टाटा समूह ने क्या किया है? एयर बस के साथ क्या है? 250 विमान खरीदने का। ठीक है, 250। पहले इसे समझिए, फिर इस ऊपर उस लाइन को समझिएगा कि एयर इंडिया क्या है, इसका स्वामित्व किसके पास है? टाटा समूह के पास है। और इस एयर इंडिया ने एयर बस के साथ 250 विमान खरीदने के लिए क्या किया है? एक डील की है एयर बस के साथ। एयर बस है कहाँ की? तो एयर बस का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में है। इसीलिए क्या हुआ? उनको क्या दिया गया है? फ्रांस का क्या दिया गया है? एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया एन चंद्रशेखरन को। ओके, चलिए। दिसंबर 2022 में टाटा टेक्नोलॉजी ने टुलूज फ्रांस में अपने इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया है। अब सेवेलियर ला लीजन जो एक ऑनर जो दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह फ्रांस की सरकार द्वारा, किसके द्वारा? फ्रांस की सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। ये ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 ईस्वी में किया था। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। यह फ्रांस सरकार द्वारा, चलिए ये तो रिपीट हो गई है। यह फ्रांस में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, आप देख ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया और एयर बस के बीच में कितना? 250 विमान खरीदने की बात हुई है। फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस गणराज्य के। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड को स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा सऊदी अरब में अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास में भाग ले रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज कौन सी है? ये कौन सी एक्सरसाइज है? आईएनएस तरकश। कौन कौन भाग ले रहा है? आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा। किस में भाग ले रहे हैं? सऊदी अरब में। कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब में अल मोहद अल हिंदी। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? जो नौसेना नेवी एक्सरसाइज हो रही है, जो नवल एक्सरसाइज हो रही है, इसका नाम क्या है? अल मोहद अल हिंदी। कहाँ की है? सऊदी अरब में भाग ले रहे हैं। कौन भाग ले रहे हैं? भारत। मतलब ये किसके किसके बीच हो रहा है? सीधी सी बात, अगर ये पूछा जाएगा कि अल मोहद अल हिंदी 2023 जो हुआ है किन दो देशों के बीच में किया गया है, तो क्या होगा आंसर? भारत और सऊदी अरब के बीच में। भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? आईएनएस तरकश एंड आईएनएस क्या हो जाएगा? सुभद्रा। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये एक्सरसाइज अल मोहद अल 2023 कहाँ पर हो रहा है? ये हो कहाँ रहा है? तो संयुक्त नौसेना अभ्यास है। यह कहाँ हो रहा है? ये इसका हाँ, इससे पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह इसका क्या है? दूसरा संस्करण है, यानी ये सेकंड एडिशन है, ये दूसरा संस्करण है सऊदी अरब में। तो पहला वाला कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट जो संस्करण हुआ था, फर्स्ट एडिशन, रियाद।
अब ये मत पूछेगा कि रियाद कहाँ है ना, ये मत पूछेगा कि रियाद कहाँ है। रियाद कहाँ है? तो ये क्या है? सऊदी अरब की कैपिटल है। सऊदी अरब की कैपिटल है। यह अभ्यास कब से कब तक हुआ है? जो सेकंड एडिशन चल रहा है 21 से 25 मई 2023 तक। कहाँ होगा ये? अल जुबैल। अल जुबैल क्या है? ये एक पोर्ट है, बंदरगाह है। देख ही रहे हैं, ये दिख रहा है पोर्ट, बंदरगाह, ठीक है। एक्चुअली इसमें खासियत इसकी ये है कि फर्स्ट टाइम इसमें समुद्री गश्ती विमान भी इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहा है, समुद्री गश्ती विमान भी। ओके, अल जुबैल पोर्ट में। यानी फर्स्ट वाला कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। सेकंड वाला भी कहाँ? सऊदी अरब में। ओके, सऊदी अरब में हो रहा है। सऊदी अरब में आयोजित की जा रही है अल जुबैल। पहला वाला रियाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा। आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा जो है, ये वही आईएनएस है जिसने ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन कावेरी में भी इसने मदद किया था। ठीक है, ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन कावेरी। कावेरी वो जो सूडान वाला आपका मुद्दा था, ठीक है, किसमें? ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन कावेरी में। ओके, चलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दूं आईएनएस, इसने थोड़ा सा बस, हालांकि क्वेश्चन अब जीके आप छोड़ सकते हैं, छोड़ दें, क्योंकि अब थोड़ा सा पुराना हो गया, तो यहाँ पे आईएनएस तरकश को लेके ये नहीं पूछेगा। ओके, सूडान वाला ऐसा पूछेगा नहीं कि हाँ वहाँ पे क्या हुआ था, क्योंकि ये ओल्ड न्यूज हो गई है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हो गया हमारे इश्यूज। हम लोग कुछ मुद्दा को देख लेते हैं, हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, इश्यूज तो हो गए हमारे पास। अल मोहद अल हिंदी किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैनिक अभ्यास है? अब तो गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए भारत और ओमान, ऑप्शन बी भारत और यमन, ऑप्शन सी भारत और सऊदी अरब, ऑप्शन डी भारत और यूएई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? भारत और सऊदी अरब के बीच में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आईएनएस तरकश, आईएनएस सुभद्रा, ये दोनों हम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वर्ष के बसंत के दौरान दुनिया के विभिन्न कोनों से लगभग 500 पर्वतारोही और गाइडों क्या किए हैं? माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट को कृत्रिम पैर से फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शन ए एडमंड हिलरी, ऑप्शन बी अवतार सिंह चीमा, ऑप्शन सी बचेंद्री पाल, ऑप्शन डी हरि बुद्ध मागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? हरि बुद्ध मागर। केवल पढ़ के यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि पढ़ लिया रट लिया कि किसने कौन कृत्रिम पैर से क्या किया है? माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिफिशियल पैर है। ओके, तो ये सोचिए कि किसी इंसान के पास अपना खुद का पैर भी नहीं है, कृत्रिम पैर के सहारे वो क्या फतह कर लिया उसने? माउंट एवरेस्ट। तो कैसे फतह कर लिया? क्या थी उसके पास फिर? उस इंसान के पास कौन है वो? हरिबुद्ध मागर के पास क्या था फिर ऐसा? सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, आत्मविश्वास, जिसने क्या किया? माउंट एवरेस्ट को फतह करवा दिया। और यही चीज एक स्टूडेंट में होनी चाहिए, आत्मविश्वास, है ना, कि ये हमसे होगा, ये हम ही कर पाएंगे। और उसके लिए एक डेडिकेशन जो होनी चाहिए कि नहीं, पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, है ना। जो चीज आपको पसंद आती है आप उसे लेते हो कि नहीं मुझे पसंद है और लेना है। तो उस तरह से पढ़ाई के लिए भी जब आप पढ़ने बैठते हो, किसी का कॉल आ जाए, कुछ आ जाए, नहीं मुझे करना है, और जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं आप उनसे, डिस्टर्बेंस एलिमेंट से आप डिस्टेंस बना लो। If you want to make your future bright, you should make distance from disturbing element. Okay, if you want. And just see example of whom? Haribuddh Magar. Okay. Main thing is that कृत्रिम पैर के सहारे माउंट एवरेस्ट पता कर ले। ठीक है, ये बहुत मायने रखता है। चलिए, और लोगों के पास ईश्वर का दिया हुआ पैर, हाथ, सब कुछ मजबूत है, दिमाग, सब कुछ है, इकोनॉमिकली कंडीशन भी बहुत अच्छी है, सब कुछ होने के बावजूद आगे क्या बोलूं अब। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GM पोर्टल, ओके, मीन्स कौन सा बैंक सबसे बड़ा खरीदार बन गया है? ऑप्शन ए कैनरा बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक एंड ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनरा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेरियर डे ला लीजन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, आर कृष्णमूर्ति, अमन अग्रवाल एंड चंद्रशेखर। तो कौन होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखरन को। इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने मई 2023 में क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए, किसके लिए? क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए, ओके, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, किरिबाती, टोंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ओके। राइट आंसर पापुआ न्यू गिनी। स्क्रीनशॉट लेते चले क्वेश्चन का अगर आप लेना चाहते हो तो। निम्नलिखित में से किसने 22 मई 2023 को नई दिल्ली में नव निर्मित जनगणना भवन का उद्घाटन किया है? ओके, जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी गृह मंत्री अमित शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पे वो जो बर्थ एंड डेथ दोनों रजिस्टर्ड भी करवाया जाएगा, ऐसा भी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ओके। चलिए, कौन सा राज्य मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल में ही कार्बेट नेशनल को मोतीचूर रेंज में एक पार्क से युवा बाघिन को छोड़ा है। तो कहां से कहां? ऑप्शन ए कालागढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी राजाजी टाइगर रिजर्व एंड ऑप्शन डी दुधवा टाइगर रिजर्व। तो कहां छोड़ा गया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राजाजी टाइगर रिजर्व, ओके। चलिए, हो गया। हाँ, तो ये हो गए हमारे कुछ MCQs। तो अगर आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो क्लास रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, ओके। ये मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से ईमानदारी से देख रहे हैं और पढ़ाई भी ईमानदारी से हो रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास में टुमारो मॉर्निंग। एंड ये मेरी अपनी चैनल है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल मेरी अपनी है बट ये क्लास आपकी है, ओके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।